Hello everyone, welcome to the Smart Infinity classes guys. So guys, in this video we will discuss about the biotechnology and its application. So let's start today's video title guys. In biotechnology and its application, we have studied about biotechnology and its process. So in biotechnology and its application, we have to study about biotechnology and applications in agriculture sector. Okay, so if we see in agriculture sectors, that the biotechnology three applications of biotechnology that used to increase the food productivity. फूड के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए तीन बायोटेक्नोलॉजी मेथड्स हैं जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो फूड की प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाने के काम करते हैं. ओके, तो जो फर्स्ट वन है हमारा वो है एग्रोकेमिकल वेस्ट. द फर्स्ट वन इज एग्रोकेमिकल वेस्ट एंड द सेकंड वन इज ऑर्गेनिक केमिकल एंड द थर्ड वन इज जेनेटिकली इंजीनियरिंग क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर. जो थर्ड है हमारा जेनेटिक इंजीनियर क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, इसको जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं. तो एग्रोकेमिकल बेस्ड से भी हम अपनी फूड की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग से भी हम इंक्रीज़ करते हैं एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग क्रॉप बेस्ड से भी हम एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करते हैं. तो जान लेते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होता क्या है. तो जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होता है जो प्लांट है, कोई भी प्लांट हुआ, बैक्टीरिया हुआ या फिर कोई फंगाई हुआ या कोई एनिमल हुआ, हु जीन हैव बीन मैनिपुलेटेड, जिसका जीन मैनिपुलेट किया गया हो उसको बोला जाता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म. जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, तो चलिए इसके बेनिफिट्स को देख लेते हैं. दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ द जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म. इफ वी सी द फर्स्ट वन इज क्रॉप इज टॉलरेंट टू कोल्ड, है ना, डॉफ्ट, सॉल्ट, हीट. तो क्रॉप की जो क्षमता है वो चीज़ें बढ़ जाती हैं, है ना. पेस्ट रेसिस्टेंट हो जाता है ना. क्रॉप जो होता है वो पेस्ट रेसिस्टेंट हो जाता है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है. जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म मीन्स दैट इज़ हाइब्रिड प्लांट, तो उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है. पोस्ट हार्वेस्ट लॉस्ट ये डिक्रीज हो जाता है. इफ़िशियंसी, मिनरल, ये सब बढ़ जाते हैं. न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ जाती है फूड में. जैसे हम एग्जांपल देख लें गोल्डन राइस का, तो गोल्डन राइस में जो विटामिन बी है ये बहुत रिच अमाउंट में पाया जाता है गोल्डन राइस में, जो कि एक हाइब्रिड प्लांट है जिसको आप जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट भी बोल सकते हैं. ओके, तो ये सब हमारे बेनिफिट हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के. ओके, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट वन है हमारा बीटी कॉटन, बैसिलस थूरिनजेनेसिस कॉटन. बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा. बैसिलस थूरिनजेनेसिस कॉटन एक बैक्टीरियम है. एनसीईआरटी बुक ले लीजिए, स्पेलिंग आप वहाँ से चेक कर सकते हैं. एक बैक्टीरिया है जो इसका नाम है बैसिलस थूरिनजेनेसिस. ये बैक्टीरिया कंसिस्ट करता है क्राइजीन को. दिस बैसिलस थूरिनजेनेसिस बैक्टीरिया कंसिस्ट क्राइजीन एंड दिस क्राइजीन कंसिस्ट क्राई प्रोटीन. ओके, और दिस क्राई प्रोटीन ये टॉक्सिक इन नेचर होता है. क्राई प्रोटीन जो होता है ये टॉक्सिक इन नेचर होता है. टॉक्सिक कब होता है? जब कोई इंसेक्ट हुआ या कोई पेस्ट हुआ जो उसके गट में जाता है, एल्कलाइन मीडियम में जब जाता है तब ये टॉक्सिक होता है. कोई कॉटन प्लांट है उसमें बैसिलस थूरिनजेनेसिस नाम की एक बैक्टीरिया है, वो कंसिस्ट करता है क्राइजीन को और क्राइजीन कंसिस्ट करता है क्राई प्रोटीन को. जब भी कोई बैक्टीरिया, जैसे आप देखो, व्हेन द पेस्ट ईट्स बीटी कॉटन, जैसे कॉटन प्लांट में पेस्ट लग गए, इंसेक्ट लग गए हैं, तो उसको बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए हमें क्राई प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी ना, क्राइजीन की ज़रूरत पड़ेगी. तो क्राइजीन को मतलब बैसिलस थूरिनजेनेसिस करना पड़ेगा, बीटी कॉटन करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हम कॉटन को सेव कर सकते हैं. तो क्या होगा, जब जैसे कोई बैसिलस थूरिनजेनेसिस बैक्टीरिया है, ये कंसिस्ट करेगा क्राइजीन क्राई प्रोटीन को कंसिस्ट करेगा. जैसे भी कोई पेस्ट हुआ, कोई इंसेक्ट हुआ, इस क्राई प्रोटीन को या फिर बीटी कॉटन के लीफ को, पत्ती को जैसे ही वो ईट करेगा, है ना, जैसे वो ईट करेगा तो क्राई प्रोटीन जो होता है, ये क्राई प्रोटीन ये टर्न हो जाएगा किस में? टॉक्सिक नेचर में, जहरीले में बदल जाएगा. क्यों? क्योंकि ये एल्कलाइन मीडियम में आ गया है. ड्यू टू द नेचर एल्कलाइन मीडियम ऑफ गट, उसके गट में एल्कलाइन मीडियम है ना, एंड एट द सरफेस मिड गट इपिथेलियल पोर्स आर फॉर्म एंड लीड्स टू डेथ. आप इसको मत भी लिख सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं, the bacterium Bacillus thuringiensis is consists cryzine and cryzine consists cry protein. When any pest eat on any insect eat cry protein or leaf of BT cotton, then the cry protein turns in the toxic in nature and it leads to the death of insect or pest. ओके, और बीटी प्लांट्स जैसे बहुत सारे बीटी प्लांट्स हैं, जैसे बीटी कॉर्न हुआ, राइस का भी प्लांट है, टमाटो का भी प्लांट है, पोटैटो का भी प्लांट है, सोयाबीन का भी प्लांट है. तो बहुत सारे बीटी कॉटन के प्लांट हैं. चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे. सो गाइस, जो हमारा क्राइजीन होता है, जीन क्राई IAC एक होता है, ये कॉमनली इसको बोला जाता है क्राइजीन. क्राइजीन क्या है? क्राई IAC. ओके, इसको बोला जाता है क्राइजीन.
क्राइजीन जीन जैसे दो टाइप के होते हैं, क्राई IAC होता है, क्राई सेकेंड AV होता है। तो ये दोनों क्या कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल करते हैं बालवॉर्म्स को। और क्राई IAV फर्स्ट AV जो होता है हमारा, ये कंट्रोल करता है कॉर्न ब्रोवर को। तो इतना याद कर लेंगे। और द नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट मतलब इंसेक्ट फ्री प्लांट हमको करना है। तो क्या करेंगे, इसके लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले उस नेमेटोड को ढूंढना होगा जो इन्फेक्ट करता है किसको, प्लांट्स को। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, एक नेमेटोड नेम्ड मिलेडोगाइन इनकॉग्निसिया, एक नेमेटोड है, नेमेटोड को पहले ढूंढेंगे। इन्फेक्ट करता है क्या, एक नेमेटोड है जिसका नाम है मिलेडोगाइन इनकॉग्निसिया, इन्फेक्ट करता है रूट ऑफ टबैको प्लांट। टबैको प्लांट के रूट को इन्फेक्ट कर देता है और जो प्रोडक्शन होती है उसको ख़त्म कर देता है, मतलब बहुत कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है प्रोडक्टिविटी को। तो हम टबैको प्लांट को सेव कैसे कर सकते हैं, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट कैसे बना सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट इस टाइम आप कर लीजिएगा। टबैको प्लांट को जो इन्फेक्ट करता है उसका नाम है मिलेडोगाइन इनकॉग्निसिया। ये जीन है जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द ग्रोथ ऑफ इनकॉग्निशन मिलेडोगाइन इनकॉग्निसिया, उसको हम आइसोलेट करेंगे। हमको क्या करना है, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाना है टबैको प्लांट को। तो जो मिलेडोगाइन इनकॉग्निसिया है उसके जीन को, जो जीन होता है उसको हम आइसोलेट करेंगे, पहले बाहर निकालेंगे, है ना। आइसोलेट करने के बाद हम उसका ट्रांसक्रिप्शन करेंगे। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, जैसे हम कोई जीन को आइसोलेट किए हैं, हम उसको DNA से RNA बनाते हैं, है ना। उसके DNA से क्या बनाते हैं, RNA बनाते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन करेंगे, DNA से RNA बनाएंगे। इसके बाद क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी ऑफ RNA हमको मिल जाएगा। जब DNA से RNA बनाएंगे तो एक कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी हमको नहीं मिल गया RNA का, एक RNA की कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी बन गई। और इस RNA की कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी, दिस कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी पास्ड इन टबैको एम्ब्रियो। टबैको जो प्लांट है उसके एम्ब्रियो में इस RNA की कॉपी को पास कर देना है। अब जैसे हम टबैको प्लांट में इस RNA की कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी को पास कर देते हैं, तब जब कोई भी नेमेटोड, कोई भी इंसेक्ट जब टबैको प्लांट को खाएगा, जब मिलेडोगाइन इनकॉग्निसिया ईट करेगा रूट ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड टबैको। अब ये जेनेटिकली मॉडिफाइड टबैको प्लांट बन गया है, क्योंकि इसमें कॉम्प्लीमेंट्री RNA भी पास कर दिया गया है, किसमें, टबैको एम्ब्रियो में। अब कोई भी मिलेडोगाइन इनकॉग्निसिया अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड टबैको प्लांट को खाएगी तो कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी जो होगा वो अटैच हो जाएगा किससे, यही जो कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी है ये अटैच हो जाता है RNA ऑफ मिलेडोगाइन। जो मिलेडोगाइन इनकॉग्निसिया जो नेमेटोड है उसके RNA कॉपी से उसके RNA में ये अटैच हो जाएगा, क्या, RNA कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी। जब ये अटैच हो जाएगा और इसके ग्रोथ को बहुत कम कर देगा, और इतना कम कर देगा धीरे धीरे ये जो मिलेडोगाइन इनकॉग्निसिया है इसकी डेथ हो जाएगी। किसकी डेथ हो जाएगी, दैट मीन्स नेमेटोड्स का डेथ हो जाएगा। और इसी प्रोसेस को बोलते हैं RNA इंटरफ्रेंस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड RNA इंटरफ्रेंस, या फिर इसको आप mRNA साइलेंसिंग भी बोल सकते हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट। अगर पूछ ले कि टबैको प्लांट्स में को हम पेस्ट रेजिस्टेंट कैसे कर सकते हैं, है ना, हाउ टबैको प्लांट बी अ पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, तो आप इसको पूरा लिखेंगे कि टबैको को हम पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले जो जीन है उसको आइसोलेट करना पड़ेगा, फिर ट्रांसक्रिप्शन करना पड़ेगा, फिर उस जीन की कॉम्प्लीमेंट्री RNA कॉपी बनानी पड़ेगी और उसको टबैको एम्ब्रियो में भेजना पड़ेगा। जैसे टबैको एम्ब्रियो में जाएगा, कोई भी नेमेटोड जब जेनेटिकली मॉडिफाइड टबैको को खाएगा तो उसके ये जो कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी है RNA उसके मिलेडोगाइन इनकॉग्निसिया को इस नेमेटोड की से अटैच हो जाएगी और उसकी ग्रोथ को कम कर देगी और धीरे धीरे उसकी डेथ हो जाएगी। सो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट पेज। सो गाइस, बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस हमने एग्रीकल्चर सेक्टर्स में देख लिया। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से हम कैसे प्लांट को पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बना सकते हैं और कैसे हम हाइब्रिड प्लांट का डिज़ाइन कर सकते हैं जो कि बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है हमारे लिए, प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने में मदद करता है। तो आगे हम देखते हैं प्रोसेस हमारा बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन जो है मेडिसिन के में। मेडिसिन बनाने में कैसे, जैसे इंसुलिन का फॉर्मेशन, इंसुलिन के फॉर्मेशन में भी बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो जैसे क्या हुआ, दो टाइप के इंसुलिन होते हैं, एक प्रो इंसुलिन होता है, एक एक्टिव इंसुलिन होता है। तो जो एक प्रो इंसुलिन होता है, तो जो प्रो इंसुलिन होता है उसको इनएक्टिव इंसुलिन बोला जाता है। इनएक्टिव इंसुलिन मतलब क्या होता है कि जो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं इंसुलिन उसको प्रो इंसुलिन बोला जाता है। और इनएक्टिव में क्या होते हैं, 3 पेप्टाइड चेन पाए जाते हैं। कितने पेप्टाइड चेन, 3 पेप्टाइड चेन पाए जाते हैं, पेप्टाइड चेन ए, पेप्टाइड चेन बी, पेप्टाइड चेन सी। इफ यू सी द फिगर, यहाँ पे देखो, पेप्टाइड चेन ए, पेप्टाइड चेन बी एंड पेप्टाइड चेन सी, ये प्रो इंसुलिन का फिगर है।
कि जो प्रो इंसुलिन होता है इसमें 3 पेप्टाइड चेन ए, बी एंड सी इनएक्टिव फॉर्म में है। इसमें देखो यहाँ से ये इनएक्टिव फॉर्म में है। तो पेप्टाइड चेन सी जो होता है वो कनेक्ट करता है किसको, लिंकर पेप्टाइड को। ये हमारा क्या है, लिंकर पेप्टाइड है। तो पेप्टाइड चेन सी ये लिंकर पेप्टाइड को कनेक्ट करता है। ये है हमारा पेप्टाइड चेन सी, इन दोनों को कनेक्ट करता है ना। और इन एब्सेंस ऑफ पेप्टाइड चेन सी, जब ये पेप्टाइड चेन एब्सेंस होता है, जब ये नहीं होता है पेप्टाइड चेन सी सपोज यहाँ पे देखो नहीं है पेप्टाइड चेन ए, पेप्टाइड चेन बी, जब पेप्टाइड चेन सी एब्सेंट होता है तो प्रो इंसुलिन जो होता है, प्रो इंसुलिन मतलब इनएक्टिव फॉर्म ऑफ इंसुलिन, ये क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। और जब ये एक्टिवेट हो जाता है तो पेप्टाइड चेन ए और बी ज्वाइन हो जाते हैं किससे, डाइसल्फाइड बॉन्ड से। ये एक्टिवेट हुआ, पेप्टाइड चेन ए है, पेप्टाइड चेन बी है, डाइसल्फाइड बॉन्ड से ये दोनों क्या हो गए, डाइसल्फाइड बॉन्ड से ये दोनों ज्वाइन हो गए और ये फॉर्म कर दिया एक्टिवेटेड इंसुलिन। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ इंसुलिन। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट पेज। जीन थेरेपी। जीन थेरेपी क्या है, थेरेपी टू करेक्ट द फॉल्टी जीन इज़ नोन एज जीन थेरेपी। जो फॉल्टी जीन है ऐसी थेरेपी, उसको करेक्ट करने की थेरेपी को जीन थेरेपी बोला जाता है। जीन थेरेपी जो है वो आज फर्स्ट यूज्ड इन 1990 ए 4-year-old गर्ल हु इज सफरिंग फ्रॉम एडिनोसाइन डीएमिनेज ADA डिफिशियंसी। 1990 में जीन थेरेपी पहली बार यूज किया गया था एक 4 साल की बच्ची पे, जो कि एक सफ़र कर रही थी किस डिसीज़ से, ADA डिफिशियंसी से वो सफ़र कर रही थी। ADA डिफिशियंसी की बात करें तो इन ADA डिफिशियंसी इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाता है। इम्यून सिस्टम क्या होता है, सप्रेस हो जाता है एंड फॉर्मेशन ऑफ लिम्फोसाइट इज़ ग्रेटली रिड्यूस। जो लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन होता है वो ग्रेटली रिड्यूस हो जाता है। फॉर दिस ट्रीटमेंट, इसके ट्रीटमेंट के लिए जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ADA, जो जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं ADA के फॉर्मेशन के लिए, उसको आइसोलेट करना पड़ता है हेल्दी पर्सन से और पास कर दिया जाता है थ्रू बोन मैरो ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, बोन मैरो ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। तो ADA में क्या होता है कि जो इसको ठीक करने के लिए हमें पहले ADA जो जीन का फॉर्मेशन करता है उसको निकालना पड़ेगा, जो कोई हेल्दी पर्सन है उसकी बॉडी से, और इसको ट्रांसफ़र किया जाएगा। जो व्यक्ति परेशान है इस डिसीज़ से उसको पास ये ट्रांसफ़र किया जाएगा, किसके थ्रू, बोन मैरो के थ्रू ट्रांसफ़र किया जाएगा इन्फेक्टेड पर्सन के। तो क्या होगा, ये जो है इसके रिजल्ट से जो होता है, जो पेशेंट होता है ADA डिसीज़ का, ये मतलब ट्रीटमेंट ये ठीक हो जाता है इससे। लेकिन ये जीन थेरेपी जो है परमानेंट क्योर नहीं है किसी ADA डिसीज़ का, ADA डिफिशियंसी का परमानेंट क्योर नहीं है। इसके लिए आपको टाइम टू टाइम पे आपको बोन मैरो के थ्रू मतलब ADA जीन को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, है ना। बट इफेक्टिव जीन थेरेपी इज़ नॉट परमानेंट। इट इज़ दिस रीज़न फॉर ADA इज़ रेगुलरली गिवन टू द पेशेंट थ्रू बोन मैरो। रेगुलरली आपको बोन मैरो के थ्रू आपको ADA देना पड़ेगा पेशेंट को। अगर हम दूसरे ट्रीटमेंट की बात करें तो जो दूसरा ट्रीटमेंट हमारा है, डिसीज़ में आल्सो ट्रांसप्लांटेशन ऑफ बोन मैरो। नेक्स्ट ट्रीटमेंट आप ये जैसे बोन मैरो का आप ट्रांसप्लांट करवा लें, है ना। ये जब आप बोन मैरो का ट्रांसप्लांट करा लेंगे तो ये आपका परमानेंटली क्योर भी हो सकता है। दिस डिजीज़ कैन बी परमानेंटली क्योर। अगर आप इंट्रोड्यूस करवाते हैं ADA जीन को एम्ब्रॉयनिक स्टेज पे, तो इस डिसीज़ को आप परमानेंटली भी क्योर कर सकते हैं। किस डिजीज़ को, ADA डिफिशियंसी को, एडिनोसिन डीएमिनेज डिफिशियंसी को। बात करें मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस की, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में भी बायोटेक्नोलॉजी का भी बहुत ज़्यादा यूज होता है, जैसे PCR करने में, RNA DNA टैगिंग करने में, या फिर ELISA टेस्ट करने में। बात करने अगर बायोटेक्नोलॉजी यूज़ किया जाता है डायग्नोसिस ऑफ सेवरल डिजीज़ की, जैसे PCR हुआ। PCR में क्या होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में सम ऑफ द एंटीजन आर नॉट पास्ड इन द ब्लड सीरम सिग्निफिकेंट अमाउंट। क्या करते हैं, सबसे पहले ब्लड सीरम लेते हैं सस्पेक्टेड पर्सन का, जिसका PCR करना है, उसका हम सबसे सस्पेक्टेड पर्सन का ब्लड सीरम लेंगे और उसको पास कर देंगे PCR में, मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में इसको पास कर देंगे। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो होता है रिवील कर देता है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंटीजन्स। आपकी ब्लड सीरम में एंटीजन का प्रेजेंट और एब्सेंस ये रिवील कर देता है, बता देता है। अगर एंटीजन प्रेजेंट होता है तो मल्टीपल कॉपी ऑफ एंटीजन DNA रिपोर्ट होता है ना। अगर एंटीजन नहीं प्रेजेंट होता है, एंटीजन एब्सेंट होता है, तो कोई भी कॉपी ऑफ एंटीजन DNA आपको देखने को नहीं मिलती है। किसमें, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में। अब बात करें RNA DNA टैगिंग की, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। द नेक्स्ट टॉपिक इज DNA और RNA टैगिंग। DNA और RNA टैगिंग में क्या देखने को मिलेगा, इस प्रोसेस में जो DNA है या फिर जो RNA है, एंटीजन का उसको आइसोलेट किया जाएगा एंड कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी को बनाया जाएगा।
डीएनए की कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी या फिर आरएनए की कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी एंटीजन से आइसोलेट करके कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी बनाया जाएगा, फॉर्म किया जाएगा, और उस कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी को इस रेडियो एक्टिव लेवल, कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी जो क्या होगा, एक रेडियो एक्टिव लेवल होगा, और उसको पास कर दिया जाएगा ब्लड सीरम ऑफ सस्पेक्टेड पर्सन या फिर सैंपल ऑफ पेशेंट। जो पेशेंट का ब्लड सीरम होगा, पेशेंट का जो सैंपल होगा ब्लड सीरम, उसमें हम इस कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी को पास कर देंगे। डीएनए एंड आरएनए टैगिंग में मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस पढ़ रहे हैं, ये हमारा सेकंड वन है, ठीक है। पीसीआर हमने देख लिया डीएनए एंड आरएनए टैगिंग में। इतना करने के बाद अगर रेडियो एक्टिव लेवल कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी जो स्टैंड है, जो रेडियो एक्टिव लेवल हमने पेशेंट के सीरम में डाला है, अगर वो बाइंड कर लेता है और रिवील कर देता है प्रेजेंस ऑफ एंटीजन को इन ब्लड सीरम में, तो अगर बाइंड किया एंटीजन से तो ये रिवील कर देगा कि हाँ ब्लड सीरम में एंटीजन प्रेजेंट है। अगर बाइंड नहीं किया तो ये रिवील नहीं होगा, मतलब ब्लड सीरम में एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। इसके थ्रू भी हम आरएनए डीएनए के थ्रू भी हम मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस कर सकते हैं। इन एलिजा टेस्ट की बात करें तो एलिजा टेस्ट आप लोग बताएं, एलिजा टेस्ट किसके लिए किया जाता है? तो एलिजा टेस्ट किया जाता है डायग्नोसिस ऑफ एड्स। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में लास्ट वीडियो में, सेकंड वीडियो में मैंने बताया था कि एलिजा टेस्ट जो है वो एड्स को डायग्नोसिस करने के लिए, एड्स को पता करने के लिए, एड्स को टेस्ट करने के लिए एलिजा टेस्ट किया जाता है। और जो दूसरा टेस्ट किया जाता है उसका आप नेम कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इन एलिजा की बात करें तो एलिजा होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ये टेस्ट कराया जाता है डायग्नोसिस ऑफ एड्स के लिए। इन दिस टेस्ट एंटीबॉडी ऑफ एचआईवी वायरस पास किया जाता है ब्लड सीरम में। कोई सस्पेक्टेड पर्सन का ब्लड सीरम लेंगे, पेशेंट का ब्लड सीरम लेंगे और उसमें एचआईवी वायरस का एंटीबॉडी पास कर देंगे, है ना। जब उसमें एचआईवी वायरस का एंटीबॉडी पास करते हैं, अगर पेशेंट एचआईवी पॉजिटिव होगा, अगर पेशेंट एचआईवी पॉजिटिव है तो ये जो एंटीबॉडी होती है ये अटैच हो जाता है किससे? एंटीजन से, और ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर देता है। और अगर ये व्यक्ति एचआईवी पॉजिटिव नहीं है तो कोई भी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स भी रिवील नहीं होगा इस डिसीज़ में, ये बाइंड ही नहीं होगा। तो इससे आपको पता चल जाएगा मतलब एंटीजन एंटीबॉडी एंटीजन से बाइंड नहीं हुआ, अटैच नहीं हुआ, इससे मतलब इसको एचआईवी पॉजिटिव नहीं है, एचआईवी नेगेटिव पेशेंट है। इसके थ्रू हम एलिजा टेस्ट के थ्रू हम डायग्नोसिस कर सकते हैं, एड्स को हम पता कर सकते हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल्स की बात करें तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जैसे कोई फॉरेन जीन है, फॉरेन जीन का सेंस जैसे कोई कैट का जीन है ना, बिल्ली का जीन हम इंसर्ट कर देते हैं इन अनदर एनिमल्स में। दिस इज एक्सप्रेस इटसेल्फ एंड सच एनिमल इज नोन एज ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स जैसे हमें फॉरेन जीन ले लें, हम एक बिल्ली का जीन ले लें, उसको हम ट्रांसफ़र कर दें दूसरे एनिमल्स में, जैसे हम उसको माइस में ट्रांसफ़र कर दें, और जो माइस जो चूहा है वो अपने जीन को भी एक्सप्रेस करे और उसके जीन को भी एक्सप्रेस करे, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल। ऐसा जीन, ऐसा फॉरेन जीन जो इंसर्ट किया जाता है टू एन अनदर एनिमल एंड दिस जीन एक्सप्रेस इटसेल्फ, अपने आप की कैटेगरी को भी शो करता है और शो करता है सच एनिमल्स, जिस एनिमल्स का उसमें जीन इंसर्ट किया गया उसके एनिमल को भी कैटेगरी को शो करता है। ऐसे एनिमल्स को बोला जाता है ट्रांसजेनिक एनिमल्स। और ये सब एक्सपेरिमेंट्स जो है जनरली माइस के ऊपर किया जाता है, चूहे के ऊपर किया जाता है ओवर 95%। ओके, so the next topic is, next and last one topic is biopatent, biowar and biopiracy. These are the definitions of this. If you want to know about more about this, तो आप बायोलॉजी का जो इस चैप्टर बायोलॉजी एंड इस एप्लीकेशन का लास्ट पेज पे आप जाएंगे तो वहाँ पे बायोपेटेंट, बायोवार एंड बायोपायरेसी के बारे में और आप डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। तो बायोपेटेंट की अगर मैं बात करूँ तो बायोपेटेंट क्या होता है? द राइट ग्रांटेड बाय गवर्नमेंट टू एन इन्वेंटर टू प्रिवेंट अदर टू मेक कॉमर्शियल यूज़। बायो पेटेंट मतलब होता है जैसे आपको अपना अधिकार करवा लेना, जैसे कोई ज़मीन है उसको आप अपने नाम करवा लीजिए, तो जो ज़मीन आपके नाम हो गई तो वो आप उसको क्या करें? पेटेंट करवा लिए हैं, कि मतलब गारंट करवा दिए हैं गवर्नमेंट में, है ना। तो कोई भी राइट, जैसे अधिकार है, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इस वीडियो का जो कॉपीराइट है वो मेरे पास है, तो मैंने इस वीडियो को पेटेंट कर लिया है ना। तो पेटेंट क्या होता है? द राइट ग्रांट बाय गवर्नमेंट टू इन्वेंटर टू प्रिवेंट अदर मेक फॉर कॉमर्शियल यूज़, दूसरे को कॉमर्शियल यूज़ से प्रिवेंट कर देते हैं। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ तो इसको मैं यूज़ करूँगा, आप इसको अपने चैनल पे यूज़ नहीं कर सकते, तो ये मेरा ये मेरा पेटेंट है। इसी तरीके से ये होता है हमारा बायो पेटेंट। बायोवार की बात करें तो बायोवार में जैसे बायोलॉजिकली एजेंट के थ्रू जब लड़ाई की जाती है तो उसको बायोवार किया जाता है। जैसे एंथ्रेक्स है, एंथ्रेक्स क्या करता है? एंथ्रेक्स एक कॉजिंग बैक्टीरिया है जिसको आप बायो वेपन के थ्रू यूज कर सकते हैं, बायो वेपन की तरह यूज
कर सकते हैं। तो ये हमारा हुआ बायो वाल। एंड वी टॉक अबाउट द बायो पायरेसी। तो बायो पायरेसी क्या है? ये डिफाइन किया जाता है इलीगल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल ऑफ ए कंट्री बाय अनदर कंट्री। इसको बोला जाता है बायो पायरेसी। कंट्री बाय अनदर कंट्री से डिफाइन किया जाए इलीगल एक्सप्लॉयटेशन के बारे में। ओके, सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो गाइस। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन, ये चैप्टर एंड हो गया है और ये यूनिट भी एंड हो गया है। सो कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.